हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और गजब तरीके से होंगे अपने घर पे और अपने घर से आप लोग लेक्चर देखते होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्लास 12 यूपी बोर्ड CUET एंड नीट का ये हमारा जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 5 होने वाला है। तो मैं फिर से आपका एक बहुत बड़ा वेलकम करता हूं कि आप फिर से हमारे चैनल पर बन गए हैं लेक्चर को अटेंड करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास क्या हो, हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलती रहे, है ना। जानकारी लेना भी इसकी बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं और आप जो है CUET नीट की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, CUET UG और नीट UG की भी तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा ये जो लेक्चर है उनके लिए भी ये बेस्ट होने वाला है। तो आइए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह के टाइम को गवाए। तो मैं एक बार थोड़ा सा दरवाजा बंद कर देता हूं यहाँ पे। चलो, तो मैं क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं आज का हमारा लेक्चर। यहां पे देखो, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले, जैसे एक का स्ट्रक्चर हम बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमने आपको oogenesis पढ़ाया था, उसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, जो हार्मोनल मैकेनिज्म होता है oogenesis का, वो क्या होता है। आइए हम हेडिंग डाल करके इसको पढ़ लेते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा, हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ oogenesis। मैं रिपीट करता हूं, oogenesis क्या होता था, जहां पर हम ओवम या सेकेंडरी oocyte बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis। फीमेल ओवरी में चलती थी, राइट। अब इसका हार्मोनल मैकेनिज्म क्या होता है, कौन सा हार्मोन किस पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये oogenesis वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम जान लेते हैं, हमारे ब्रेन का एक सबसे बड़ा राजा होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये एक हार्मोन बनाती है और इस हार्मोन का नाम होता है GnRH। GnRH पूरा नाम इसका होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका ये पूरा नाम होता है। मैंने क्या बोला आपको, हाइपोथैलेमस GnRH बनाता है और ये जो GnRH होता है, पूरा नाम गोनाडोट्रोपिन, है ना, रिलीजिंग हार्मोन होता है। और ये फाइनली जो GnRH होता है ये हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। ये किस पर एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। एंटेरियर पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड होती है, फीमेल की बात कर रहा हूं, उन पे ये क्या करता है, एक्ट करता है, जिसकी वजह से एंटेरियर पिट्यूटरी दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। किसका, दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। एक का नाम है FSH और एक का नाम है LH। LH का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और FSH का पूरा नाम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहां पे लिख लो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसका पूरा नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, बताइए इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ये जो मैंने क्या बोला, ये जो FSH है और LH है, ये कौन बनाता है, ये बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। अब FSH का काम क्या होता है और LH का काम क्या होता है, आइए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक बार इसको जल्दी देख लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। कैमरा यहाँ पे सब सही चल रहा है।
एक मिनट, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये ओपन करना पड़ेगा इसको। आइए, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो FSH हार्मोन होता है और ये जो LH है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, LH का काम क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कराने में हेल्प करता है। तो इसका पहला काम क्या होगा, रैप्चर्ड ऑफ या रैप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रैप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ओके, और एक काम क्या होता है इसका, ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसको बनाता है और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, फॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम को बनाता भी है और क्या करता है भैया, मेंटेन भी करता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर ग्राफियन फॉलिकल मैंने आपको ओवरी में बना करके दिखाया था, प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल जिसमें प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी फॉलिकल जिसमें क्या थे बताओ, जिसमें क्या थे, प्राइमरी oocyte थे, और टर्सरी फॉलिकल जिसमें क्या थे बताओ, उसमें सेकेंडरी oocyte थे। अब टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और इस ओव्यूलेशन की वजह से क्या होता है बताओ, एग यानी जो अंडा होता है वो क्या होता था, रिलीज होता था। समझ में आई बात, कब, एट 14th डे, है ना। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम का मतलब ये हुआ कि अगर कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है दो टाइप के हार्मोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, दो टाइप के हार्मोन। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ये जो होते हैं क्या इसके बाद, अरे यार एक मिनट, चलो, इनका काम क्या होता है, ये दो हार्मोन बनाते हैं। एक का नाम होता है क्या, एक का नाम होता है रिलैक्सिन। क्या नाम होता है, रिलैक्सिन। ये आगे जाकर के रिलैक्सिन और क्या बनाती है, अगर कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करोगे तो रिलैक्सिन, और एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन बनाएगी कौन, ये कार्पस ल्यूटियम बनाती है। क्या इससे आगे जाकर के नहीं बनता है, बनता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो सेल होती है, इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये फॉलिकल्स को डेवलप कराने में हेल्प करते हैं, यानी हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। और ये जो फॉलिकल्स होंगे अगर इनके ग्रोथ होंगे तो इसका मतलब ये आगे जाकर के क्या बनाएगी, ये आगे जाकर के इनहिबिन बनाती है और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगी। क्या बनाएगी, ये रिलीज करती है, रिलीज इनहिबिन, पहले एस्ट्रोजन लिख लो, एस्ट्रोजन, और एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है, इनहिबिन। ठीक है, क्या ये जो कार्पस ल्यूटियम होती है क्या ये इनहिबिन नहीं बनाती है, हाँ भाई ये भी इनहिबिन बनाएगी।
ये भी क्या बना सकती है, ये भी इन्हिबिन बनाती है, ये भी एस्ट्रोजन बनाती है कुछ समय के लिए। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात क्या समझ में आ गई आपको? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा फिर से सुनना, हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच हार्मोन बनाया और उस जीएनआरएच ने एक्ट किया एंटेरियर पिट्यूटरी पर, और एंटेरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन एफएसएच और एलएच बनाए। एफएसएच का काम क्या होता है, ये ग्रोथ करता है फॉलिकल्स का, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और इनिबिन नाम के दो हार्मोन बनते हैं। और एलएच का काम क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है इसको क्या करता है, तोड़ने में, फाड़ने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ओवरी से अंडा निकलेगा और उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। समझ में आई बात? और यहां पे जो एलएच का काम क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम को बनाता है और उसको कई समय तक क्या करता है, जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो जाती उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। समझ में आई इतनी बात? ये जब मेंटेन होगा तो दो हार्मोन बनते हैं, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन। यही जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये आगे जाकर के क्या करता है बताओ, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। क्या ये दो हार्मोन इनबिन और एस्ट्रोजन नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते हैं मेरे भैया। समझ में आ गई इतनी बात? अब जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं। देखो, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, एस्ट्रोजन जो है पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटेरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से एंटेरियर पिट्यूटरी लगातार एलएच हार्मोन बनाती रहती है। आई बात समझ में? अगर मान लो ये ज्यादा हार्मोन बनाने लगी है ना, तो ये क्या करती है, निगेटिव फीडबैक देती है किसको, हाइपोथैलेमस को भी देगी और इसको भी देगी, जिसकी वजह से जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं एफएसएच और एलएच बंद हो जाएंगे बनना। समझ आ गई? अगर ये पॉजिटिव फीडबैक देंगे ताकि भाई एफएसएच और एलएच बने, लेकिन एफएसएच और एलएच अगर ज्यादा अमाउंट में बनने लगेंगे तो निगेटिव फीडबैक किसको देगा, हाइपोथैलेमस या एंटेरियर पिट्यूटरी को, ताकि ये बनना बंद हो जाए। इनिबिन का काम क्या होता है भैया, ये जो इनिबिन होता है ये इनिबिट करता है किसको, ये एंटेरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, यानी इनहिबिट करने का काम करता है ताकि ये हार्मोन आपके ना बने। सिंपल सी बात है। रिलैक्सिन आगे मैं बताऊंगा। प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान से सुनना, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर ये प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ज्यादा बनेंगे तो ये क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देंगे। आगे इसको देख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आइए, इतनी बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक एक हार्मोन को यहां पे हम डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। सबसे जो हमारा पहला हार्मोन है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ध्यान से सुनना, इनिशियली यानी प्रारंभिक रूप से क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन होता है ये एंटेरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है। क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से ये क्या बनाता है बताओ, एफएसएच और एलएच बनाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो एलएच होता है, एलएच ने कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया था, और कार्पस ल्यूटियम भी क्या करती है, एस्ट्रोजन बनाती है। क्या बनाती है, एस्ट्रोजन। और ये जो एस्ट्रोजन होता है ये निगेटिव फीडबैक देता है किसको देता है निगेटिव फीडबैक बताओ, एंटेरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को। ठीक है ना, एंटेरियर पिट्यूटरी किसको निगेटिव मतलब ये एस्ट्रोजन किसको निगेटिव फीडबैक देगा, एंटेरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से क्या होता है बताओ, एफएसएच और एलएच बनना बंद हो जाते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई भाई? इनको आगे जाकर के क्या करना पड़ता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे देखो क्या लिखोगे यहां पे। इनिशियली एस्ट्रोजन releases from follicles and send a positive feedback to
anterior pituitary so that anterior pituitary release FSH and LH हार्मोन, ठीक है ना। जिससे क्या हो बताओ, ये क्या बनाए, FSH और LH बनाए, कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इसका काम क्या होता है, फिर क्या होता है, लेटर ऑन, फिर होता क्या, लेटर ऑन जो कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम दैट रिलीज एस्ट्रोजन एंड ये जो एस्ट्रोजन होती है, एंड दिस एस्ट्रोजन send a negative feedback टू किसको नेगेटिव फीडबैक देगी, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस को भी देती, बट यहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी लिख लो, टू एंटीरियर पिट्यूटरी टू prevent release of gonadotropin hormones। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, कौन कौन से हार्मोन थे, FSH और LH को रिलीज करना बंद कर देंगे। और इतना ही नहीं, एक काम और होता है, ये एंडोमेट्रियल लाइन को, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसको क्या करती है, थिक बनाने का काम करती है, हेल्प्स इन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। बताइए ये किसका काम होता है भैया, ये होता है एस्ट्रोजन का काम। अब एस्ट्रोजन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसे हम बोलते हैं इनहिबिन। आ जाओ आगे हम पढ़ लेते हैं। तो मेरे भैया इनहिबिन का काम क्या होता है बताइए। ये जो इनहिबिन होती है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करती है। इनहिबिन का काम क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। एक बार देख लेते हैं कैमरा कैसा चल रहा है। हाँ सब कुछ सही है यहाँ पे, ब्राइटनेस ज्यादा, एक मिनट। चल, तो इनहिबिन का काम क्या होता है, इनहिबिन बनाता कौन है, ये कार्पस ल्यूटियम भी बनाता है, और कौन बनाता है, कार्पस ल्यूटियम भी बनाता है, और कौन बनाता है, फॉलिकल्स। दिस इज synthesized and released by carpus luteum and developing follicles। और जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल्स, राइट, वो बनाएगी और रिलीज करती है, ठीक है ना। फिर इनहिबिन क्या करती है, आगे जाकर के यही इनहिबिन क्या करती है, इनहिबिट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स ना बनाए। दिस inhibits to anterior pituitary to prevent release of gonadotropins हार्मोन, यानी FSH एंड
ये LH की बात कर रहा है, राइट। उसका रिलीज मतलब उसका सिंथेसाइज करना, रिलीज करना वो बंद कर देती है। बताओ इतनी बात समझ में आई? ये किसकी बात थी? ये थी इनहिबिन की बात। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम बात करेंगे मेरे भैया रिलैक्सिन के बारे में। रिलैक्सिन, देखो ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, इसका काम पता है क्या होता है? रिलैक्सिन बनाता कौन है? रिलैक्सिन बनाने का काम कार्पस ल्यूटियम को होता है, राइट। यस सर, एकदम बिल्कुल सही बात है। और रिलैक्सिन का काम क्या होता है? जो स्मूथ एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसको रिलैक्स करती है। क्या करती है? रिलैक्स। अगर एंडोमेट्रियम रिलैक्स नहीं करेगी, अपने टाइम पे रिलैक्स नहीं करेगी, तो मुझे बताओ इंप्लांटेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इंप्लांटेशन नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी होगी? क्या नहीं होगी। प्रेगनेंसी भी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। बताओ, इतनी बात समझ में। और जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो बच्चा कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे? दिस इज रिलीज्ड बाय, दिस इज रिलीज्ड बाय कार्पस ल्यूटियम and relaxing the smooth endometrial मसल। जो एंडोमेट्रियम की मसल्स होती है उसको क्या करती है? ये उसको ये करती है भैया स्मूथ। उसको ये क्या करती है मेरे भैया? स्मूथ करती है, एकदम मुलायम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा यहां पे? ये मेंटेन करेगी, मेंटेन्स या कह लो मेंटेनेंस और फैसिलिटिंग द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को क्या करेगी? ये मेंटेन यानी फैसिलिटेट करेगी इम्प्लांटेशन, ठीक है। और इम्प्लांटेशन होगा तो ये क्या करेगी? इट हेल्प्स टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को क्या करेगी? मेंटेन करेगी। और इसका काम क्या होता है? मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। जब बच्चे को फीमेल के यूट्रस से बाहर आना होता है तो उस समय जो पेल्विस होती है, जो पेल्विस है उसको रिलैक्स करने का काम किसका होता है? रिलैक्सिन का, ताकि पार्टुरेशन अच्छे से हो जाए। तो यहां पे और क्या लिखोगे? दिस relaxes the pelvic so that parturition happens, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टुरेशन हो सके। तो बताइए समझ में आया? ये किसका काम है? ये काम होता है रिलैक्सिन का। फिर समझाता हूं। रिलैक्सिन, ध्यान से सुनना, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होते हैं जो कौन बनाता है? कार्पस ल्यूटियम बनाता है। और ये स्मूथ एंडोमेट्रियम जो मसल होती है उसको क्या करती है? रिलैक्स करती है। रिलैक्स करने का क्यों भाई? क्योंकि ये फैसिलिटेट करेगी इम्प्लांटेशन, यानी एम्ब्रायो का अटैचमेंट एंडोमेट्रियम से, और प्रेगनेंसी होगी इसकी वजह से, और आगे जाकर के यानी इंप्लांटेशन होगा तब प्रेगनेंसी होगी। और ये पार्टुरेशन के समय पेल्विक मसल को क्या करती है? पेल्विक जो मसल होती है, यहां पे लिख लो पेल्विक मसल, पेल्विक मसल को क्या करती है बताओ? रिलैक्स करती है, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं किस पे? अब हम बात करने वाले हैं मेरे भैया प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जरा मुझे ध्यान से बताना, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है सब सही चल रहा है? एक बार बड़ा डाउट होता है भाई, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, इस प्रोजेस्टेरॉन को हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी
या कह लो ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ठीक है, ये ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखने में प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करती है मेरे भैया। कौन हेल्प करता है? प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करती है। अब प्रोजेस्टेरॉन का और क्या काम होता है? जो फीमेल के यूट्रस में एम्ब्रायो बन रहा होता है, यानी जब एम्ब्रायो अर्ली स्टेज में होता है तो उस समय क्या होता है, यही जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या करता है, अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज में जो एम्ब्रायो होता है, यानी अर्ली एम्ब्रायो को ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड देने का काम करता है ना, फॉर नरिशमेंट। दिस प्रोवाइड्स glycolipids and proteins, glycolipids and glycoproteins to developing early embryo for नरिशमेंट के लिए। बताओ, समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई। और क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देता है। क्या करता है? सेंड टू हाइपोथैलेमस by providing a negative feedback। और अगर ये निगेटिव फीडबैक देगा तो हाइपोथैलेमस क्या होता है बताओ? हाइपो जो थैलेमस होता है वो जीएनआरएच नहीं बनाएगा, और जीएनआरएच नहीं बनाएगा तो एंटेरियर पिट्यूटरी को लात कौन मारेगा? कोई नहीं, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएचबी नहीं बनेंगे। बताओ मेरे भैया, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई। ये था किसका काम? प्रोजेस्टेरॉन का। तो जरा इस लाइन को पढ़ लेना, देन हम क्या कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इतना देखो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और अंडे का आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाएंगे। हो गया? अब हेडिंग डाल लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, ओवम का एक डायग्राम बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि आपके बोर्ड्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पे 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब भाई बनाकर देखते हैं होता कैसे। कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर हम डाल देते हैं क्या, न्यूक्लियस। अब हम क्या करेंगे, चलो अब ये ऊपर बना लो बहुत सारी ऐसी सेल्स जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा।
ठीक है, ये कौन सी सेल है? ये है सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। ओके, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। और ये आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये एक क्या होती है? ये है एक मेम्ब्रेन। क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। फिर इसके अंदर एक मेम्ब्रेन और पाई जाती है यहां पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ये यहां पे मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको बोलते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? विटिलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? विटिलाइन मेम्ब्रेन। और विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीविटिलाइन स्पेस, ठीक है ना। और इसमें पेरीविटिलाइन फ्लूइड भरा होता है, राइट। और यहां पे क्या है? यहां पे ये है आपका एग का न्यूक्लियस। क्या होता है ये होता है एग का न्यूक्लियस, राइट। चलो, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। देखो, अब मैं आपको ये बात बता दूं, कोरोना रेडिएटा को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ बनाए रखने के लिए क्या होती है बताओ? इनके बीच में एसिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एसिड पाई जाती है, और इसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड। ये जो एसिड होते हैं, इसका काम क्या होता है? ये कोरोना रेडिएटा की सेल को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट्स द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा टुगेदर, है ना। साथ साथ क्या करती है? इस कोरोना रेडिएटा की सेल को कनेक्ट करके रखती है। देखो, अब होता क्या है, जो स्पर्म होगा भाई कनेक्ट होगा तभी जाकर के ये क्या होगी? एकदम चिपकी हुई होगी। क्या होगी? चिपकी हुई होगी, है ना। यानी ओवम को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। अब जो स्पर्म होता है, स्पर्म से निकलता है एक एंजाइम हाइलुरोनिक एसिड स्पर्म के हेड से, और ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम बनता है स्पर्म के हेड से, और वो हाइलुरोनिडेज एंजाइम हाइलुरोनिक एसिड को क्या करेगा बताओ? ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से ये टूट जाएगी और सेल भी दूर दूर हो जाते हैं, फिर स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई मेरे भैया? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये किसका था स्ट्रक्चर? ये था ओवम का, ठीक है ना। देख लो एक बार इसको। चलो भैया, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना रेडिएटा की सेल हो गई, ये जोना पेल्यूसिडा हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखो भाई, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसको हम नाम में क्या बोलते थे? पीरियड्स बोलते हैं, जो फीमेल में चलता है। तो फीमेल में ये एक प्रकार का साइक्लिक इवेंट्स होता है। क्या होता है? साइक्लिक इवेंट होता है, जो दो साइक्लिक इवेंट मतलब साइक्लिक इवेंट है जो दो सक्सेसिव मेंस्ट्रुअल को दर्शाती है, ठीक है। दिस इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब यहां पे क्या होती है? एंडोमेट्रियम की लाइन क्या होती है? टूटती है, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम की लाइन क्या होती है? यहाँ पे टूटेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड बाहर आएगा। क्या आएगा? ब्लड बाहर आएगा। तो यहां पे लिखो, दिस इज अ साइक्लिक इवेंट, cyclic events and between two successive menstruation.
दो सक्सेसिव, यानी दो सक्सेसिव मतलब आने वाली जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसके बीच का ये एक सक्सेसिव इवेंट्स होता है, साइक्लिक इवेंट है, जहां पे क्या होती है, एंडोमेट्रियम की लाइन क्या होती है, ब्रेकिंग ऑफ टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम की जो टिश्यू होती है वो क्या करती है, ब्रेक होती है, जिसकी वजह से क्या आता है, 40 to 50 ml ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है ना, क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है। बताओ, इतनी बात समझ आ गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। अब होता क्या है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये प्राइमेट्स में देखा गया है। ठीक है ना, दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल याद कर लो भैया, बोर्ड्स में बहुत काम आने वाले हैं। दिस menstruation occurs in primates, जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे ह्यूमंस है ना, एप्स एंड मंकी, इनमें क्या चलती है, इनमें चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या चलती है भैया इसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर कोई फीमेल अपनी पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रख रही है तो वो जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एट द प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी आते आते एक पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और उस पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मीनार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी के समय जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीनार्च। क्या बोलते हैं, मीनार्च बोलते हैं। ठीक है ना, और ये लगभग मैंने बोला था 9 से 11 साल में ये स्टार्ट हो जाता है। एंड जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम क्या बोलते हैं बताओ, उसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, और ये किस एज में होता है, 45 से 50 ईयर्स। फीमेल में ये होता है ना, सिर्फ फीमेल में ही होता है। जो फीमेल होती है 45 से 50 साल के बीच में ये बंद हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, मीनार्च और मीनोपॉज के बीच का जो फेज होता है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। क्या होती है, ये लिख लो, रिप्रोडक्टिवली क्या होती है भैया, एक्टिव होती है। राइट, तो हम आगे लिख सकते हैं, फेज बिटवीन मीनार्च एंड menopause, females are reproductively एक्टिव। फीमेल क्या होती है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है, यानी इस फेज में अगर वो चाहे तो प्रेगनेंसी कंसीव करा सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 साल के पहले का ही टाइम होना चाहिए। राइट, बताओ, इतनी बात समझ आ गई। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली occurs for 28 डेज। कितने दिन का होता है मुझे बताओ, 28 दिन का होता है, और इस 28 दिन के बीच में इनके में क्या होता है बताओ, एंड ओव्यूलेशन occurs at 14th day if menstrual cycle is 28 days। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का हुआ तो यहां पे जो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका ओव्यूलेशन डे 14 डेज। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। 4 फेजेस देखने को मिलता है, ध्यान सुनना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होती है।
जहां पर जो ल्यूटियल फेज होता है, मैंने क्या बोला, ये जो ल्यूटियल फेज होता है ये 14 डे का होता है, 14 दिन का, है ना, 14 दिन का ल्यूटियल फेज होता है। अब 28 साइकिल है तो 28 दिन का साइकिल 28 माइनस 14 डे, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डे को आप क्या करो, ल्यूटियल फेज से माइनस कर दोगे तो क्या आ गया 14th डे। 14th डे पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। अगर मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज की हुई तो ओव्यूलेशन कौन सा डे का होगा, ओव्यूलेटरी फेज किस डेज में होगी बताओ, 30 माइनस 14 कर लो तो ये हो जाएगा क्या 16th डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है ना, तो ओव्यूलेशन कैसे निकाला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने दिन तक चला, मेंस्ट्रुएशन जितने दिन तक चला, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने दिन की हुई उसका ल्यूटियल फेज में आप क्या कर दो, अब माइनस कर दो तो ये उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हेडिंग डालो फेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। 4 फेजेस होती है। नंबर 1, पहला कौन सा फेज होता है, 4 फेजेस होता है, बताइए। पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, क्या होता है, या मेंस्ट्रुएशन, इसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्लड आता है, या ब्लीडिंग फेज। नंबर 2 पे क्या होता है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसे हम बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज, राइट। देन आपका 3rd नंबर पे जो फेज आता है उसको हम ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, एंड 4th नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, ल्यूटियल फेज। कैसा होता है, या जिसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज। चलो इनके हम डेट को भी बता देते हैं, इनमें कौन कौन से दिन पर कौन सा फेज चलता है। देखो जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है वो आपका जो है 3 से 5 दिन का होता है ना, 3 to 5 डेज, मतलब 1 to 3 डेज, या बोले तो 1 to 5 डेज। समझ में आ गई बात, इसका मतलब 3 से 5 दिन का क्या होता है, 3 से 5 दिन का आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज। और 6 से लेकर के 6th टू जो 13 डेज होता है ना, यानी 6 से 13 दिन, तो यहां पे कितने हुए, 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 दिन का, टोटल 8 डेज, टोटल 8 डेज। ठीक है, 6 से 8 तक, 6 से लेकर के जो 13 डेज होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है, यानी टोटल 8 डेज का हमारा क्या होता है बताओ, 8 दिन का प्रोलिफेरेटिव डेज होता है। ओव्यूलेटरी फेज क्या होता है, 14th डे पर होता है, एट 14th डे, है ना, यानी 1 डे, एक दिन का आपका ओव्यूलेटरी फेज होता है। और जो ल्यूटियल फेज होता है मेरे भैया, ल्यूटियल फेज कब से स्टार्ट हो जाता है बताओ, ये स्टार्ट हो जाता है 15th डे से लेकर के बताओ 28th डे, यानी 14 दिन। क्या मैंने बोला, लगभग 14 डेज का क्या होता है, 14 दिन का आपका क्या होता है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो सुनना, 3 से 5 दिन का आपका मेंस्ट्रुअल फेज हो जाएगा, 6 से 13 डेज का आपका फॉलिकुलर फेज हो जाएगा, एंड जो ओव्यूलेटरी फेज होता है, मैं फिर बता देता हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। पहला मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज जो होता है 3 से 5 दिन का, ये फेज होता है। फॉलिकुलर फेज क्या होता है, ये 6 डे से स्टार्ट होता है 13 डे पर, यानी टोटल 8 दिन का क्या होता है, 8 डेज का फॉलिकुलर फेज होता है। ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पर होता है, यानी 1 डे का ये ओव्यूलेटरी फेज हो गया। ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज की बात करते हैं तो 15 to 28 डेज, यानी 14 दिन का क्या होता है, ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। बताओ मेरी बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई क्या, इतनी बातें समझ में आ गई तो चलो हम क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, एक पेज हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। ठीक है, इंसेमिनेशन क्या होता है आओ हम समझ लेते हैं।
इंसेमिनेशन के आगे हम कल पढ़ाएंगे। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि रिलीज ऑफ, यहां पे क्या लिखोगे, रिलीज ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फीमेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोलो, ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और वजाइना, और इन वजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, है ना। यहां पे रिलीज का मतलब क्या है, टू इंसेमिनेट, है ना। फीमेल वेजाइना में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को रिलीज कर देना, इंसेमिनेट कर देना, उसे ही बोलते हैं हम क्या, इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पर इजेकुलेशन, क्या मैंने बोला, पर इजेकुलेशन, यानी एक इजेकुलेशन में क्या होता है, लगभग 2.5 से लेकर के 5 ml का सीमेन क्या होता है बताओ, इंसेमिनेट होता है। क्या होता है, इंसेमिनेट होता है। और इनमें जो है लगभग कितने, 200 से लेकर के 300 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी इजेकुलेशन बोल लो, यहां पे क्या हो रहा है, इजेकुलेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर ये इजेकुलेशन फीमेल वेजाइना में हो गया तो इसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो हर एक इजेकुलेशन में 2.5 से 5 ml तक सीमेन रिलीज होता है फीमेल वेजाइना में, जिसमें से क्या होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उस सीमेन में। क्या होता है, प्रेजेंट इन सीमेन, ठीक है ना। और एक बात सुनना, इसमें जो 60% वाले सीमेन होते हैं, क्या मैंने बोला, स्टार करके लिखना, जो 60% वाले स्पर्म्स होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है। और जो 40% वाले स्पर्म होते हैं, है ना, ये कैसे होते हैं, विद वाइग्रस मोर्टेलिटी, विद वाइग्रस मोर्टेलिटी। बताओ समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब हम आगे क्या पढ़ाएंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में नहीं, कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे। अब हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे, ठीक है ना। वहां पे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फिर एक लेक्चर हमारा और होगा किसका, प्रेगनेंसी से और लैक्टेशन पार्टूरेशन से लेकर के, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं भैया, ये चैप्टर यहीं तक हुआ, अब हम इसको रीड कर लेते हैं। ये तो मैंने पढ़ा दिया था, इसको रीड कर लेना। मेंस्ट्रुअल साइकिल, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो है क्या, सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म, प्राइमरी oocyte भी तो बना, ये तो आपको बताए थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल आओ देख लेते हैं हम। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, अकर्स इन दिस ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स यानी मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस में देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, बिगिंस होता है प्यूबर्टी पर, इसे हम बोलते हैं मीनार्च। ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन जो देखा जाता है एवरेज इंटरवल 28 से 29 दिन का होता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन, यानी एक मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हुआ दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक, इसके बीच का जो इवेंट्स होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवम इज रिलीज्ड, इसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। इन मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर शोन फिगर में आगे दिया है, ठीक है ना। और इसकी बात करते हैं विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड लेस्ट फॉर 3 to 5 days, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल फेज कितना होता है बताओ, बताया था ना, जिसको हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, 3 से 5 दिन का। एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इसी मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम की लाइन टूटती है। एंड यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, व्हिच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। अब होता क्या है, देखो ध्यान सुनना, मेंस्ट्रुअल में क्या, मेंस्ट्रुएशन के समय बाहर क्या आता, ध्यान सुनना, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटेगी, यानी टिश्यू ब्रेक होता है। क्या होता है, टिश्यू ब्रेक होता है।
एंडोमेट्रियम लाइन टूटने का मतलब ये हुआ कि जो ब्लड वेसल्स हो रही है वो भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे ब्लड प्लस जो टिश्यू होते हैं रिलीज फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। समझ में आई बात। आगे क्या लिखा है, मेंस्ट्रुएशन ओनली अगर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब ये क्या कह रहा है, जो एम्पुला पे अंडा हमने छोड़ा था अगर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी। अगर फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। क्या लिखा है, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगी जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा, एंड लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। और ये बताया गया है कि अगर यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही यानी कमी हो रही, इसका मतलब कहीं प्रेगनेंसी ना हो गई है। इट मे आल्सो बी cause due to some other underlying causes like stress। कभी कभी क्या होता है ना कि स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी लेट हो जाती है, रुक भी सकती है, बट इसे घबराने की बात नहीं, डॉक्टर को दिखा दो। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। आगे क्या था, फॉलिकुलर फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ, फॉलिकुलर फेज को क्या बोलते थे, प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं ओवरी में ग्रो करते हैं, हैव बिकम फुली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, और क्या करते हैं आगे ग्राफिन फॉलिकल में मैच्योर हो जाते हैं, एंड साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट करता है थ्रू द प्रोलिफेरेशन, यानी प्रोलिफेरेट कर रही है, टूट रही है ना। Then changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary hormone and ovulation hormone, ovulatory hormones। ये changes देखने को मिलता है। The secretion of gonadotropins LH and FSH increase gradually during the follicular phase। follicular phase के समय LH और FSH बढ़ जाता है, वो यानी बढ़ जाता है। फॉलिकुलर क्या लिखा है, स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। मैंने आपको उसमें बताया था, है ना, हार्मोनल मैकेनिज्म में। बोथ LH एंड FSH अटेंड एट पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल अबाउट 14 डे। आगे मैं पढ़ाऊंगा, देखना। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ऑफ मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस रैप्चर, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल फटते हैं और रिलीज होते हैं अंडा, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को हम ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, 14 डे पर होता है, और ये फॉलो करता है किसको, लुटियल फेज को, ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म एट द कार्पस ल्यूटियम। और ये जो ग्राफिन फॉलिकल फटा था आगे जाकर के कार्पस ल्यूटियम में बन जाएगा सेक्रेटरी फेज में। कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, है ना, मेंटेन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये क्या करती है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करती है, सच एज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, है ना, और एस्ट्रोजन का भी काम होता है एंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करने का। एंड ओवम एंड अदर इवेंट्स प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी अगर हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं सब रुक जाएंगे। दिस कॉजेस इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, if corpus luteum degenerate, this causes disintegration of endometrium leading to menstrual cycle marking a new cycle। अगर आपका जो है इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, फिर आगे की नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, एंड ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कीजेस अबाउट 55 इयर्स, 50 साल तक होती है फीमेल्स में, इसको मेनोपॉज बोलते हैं। दिस इज टर्म मेनोपॉज, इसको मेनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एंड इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज। ये है ना, मेनोपॉज एंड मतलब मीनार से मेनोपॉज के बीच का जो फेज होता है फीमेल के लिए वो रिप्रोडक्टिव फेज होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है भाई, कि अगर फीमेल को पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल आ रहे हैं तो हाइजीन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक एंड सैनिटाइजेशन, अच्छे से सैनिटाइजेशन करो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल क्या करे, देखो फीमेल को क्या करना चाहिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें चल रहा है तो उनको जो है कपड़ा यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सैनिटरी पैड आते हैं, उसको आप क्या करो, यूज करो और हाइजीन मेंटेन करो, राइट। टेक बाथ एंड क्लीन ऑफ योरसेल्फ रेगुलरली, ठीक है ना, एंड यूज सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं क्लीन करो, है ना, और क्या करना बताओ, होममेड पैड्स का यूज करो, चेंज सैनिटरी हमेशा चेंज करते रहो, नैपकिन्स और होममेड पैड्स एवरी 4 to 5 आवर्स में हमेशा क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। डिस्पोज द यूज सैनिटरी पैड
प्रॉपरली, है ना, रैपिंग इट विद यूज पेपर, और इसको फेंक दो बाहर, नॉट यूज नैपकिन इन द, है ना, क्या लिखा है, ड्रेन पाइप, जो नालियां होती है आपके घर में उस पर नहीं फेंकना है ना, उसको जला दो, फेंक दो, ओपन एरिया में नहीं फेंकना है इसको। एंड हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स, जैसे आप नैपकिन को उठाते हो भाई इसको क्या करो, हाथ धो लो, ये तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, राइट। चलो यहाँ पे अंडा है, देखो ये स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है, यहाँ पे सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा जो क्या बनाते हैं बताओ, एंजाइम बनाते थे, इसको हम हाइलुरोनिक बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, और इसके अंदर की मेम्ब्रेन को पेरिविटलाइन स्पेस बोलते हैं बीच में, और पेरिविटलाइन मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हम आगे आपको बता देंगे। सबसे पहले अब एक चीज आप ये देखो, इसको कैसे बोल सकते हैं, चलो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मेंस्ट्रुअल फेज का साइकिल देखो, इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड किए हैं। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज, क्या ये मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, और यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज होता है, क्या होता है, ओपी यानी ओव्यूलेटरी फेज, देन आपका ल्यूटियल फेज। 1 से 3 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जहां पर क्या होता है, यूट्राइन इवेंट्स यानी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होगी, यहाँ पे टूटेगी 1 से 3, इसे मेंस्ट्रुअल फेज बोला जाता है। देन आपका क्या होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 डेज का ये क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है। और इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होती है खुद को प्रोलिफरेट करती है, डिवाइड करती है, खुद को मेंटेन करने के लिए, क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और इस डे पर फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, यूट्रस क्या कर रही है, खुद को मेंटेन कर रही है, बना रही है। और यहाँ पे ओवरियन हार्मोन्स का चेंज क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन होता है वो अभी सेम पैरेलल लाइन पे है ना। यहाँ पे क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में क्या है, फॉलिकल्स भी देखो आगे क्या कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, क्या हो रहा है, डेवलप होकर के मैच्योर फॉलिकल्स में तैयार हो रहे होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, यहाँ पे LH और FSH की अपना, है ना, LH देखो ऊपर है ना, और FSH थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे लगभग बराबर है, पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या था बताओ, FSH ऊपर था, LH नीचे है। आगे क्या होता है 14th डे पर आपका क्या आता है बताओ, ये होता है ओव्यूलेटरी फेज। और यहाँ पे जो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हुआ था वो फट गया, जिसको ओव्यूलेशन होते हैं, अंडा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन पीक पर पहुंचा था, 14th डे पर पीक पर पहुंचा था, और LH भी क्या होती, पीक पे पहुंची थी, FSH भी देखो पीक पे पहुंच रहा है। तो LH सबसे पीक पे होगा, जिसको हम LH सर्च बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है 15, 16, 17, 18, 19, है ना, फिर 20, 21 आपका ये क्या हो जाएगा बताओ, इसको हम आगे जाकर के ल्यूटियल फेज बोलते हैं, जो आपको कितने दिन का होता है बताओ, 28 डेज तक का होता है ना, 28 डेज तक का क्या होता है, ल्यूटियल फेज होता है। जहां पर क्या होती है देखो, यहाँ पर क्या हो रही है, जो कार्पस ल्यूटियम वो डेवलप हो चुकी है, क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। और यहाँ पर यूट्रस भी देखो पूरी तरह से प्रोलिफरेट होकर के खुद को तैयार कर लिया, ठीक है। ओवरियन हार्मोन्स में चेंजेस क्या होते हैं, यहाँ पे ल्यूटियल फेज में ये जो प्रोजेस्टेरॉन है पीक पर होता है ना, क्या होता है, और ये एस्ट्रोजन नीचे होता है, ठीक है। और ओवरियन इवेंट्स में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बन गया। और पिट्यूटरी हार्मोन्स में क्या है, LH यहाँ पे ऊपर है, FSH क्या होता है, थोड़ा कम होता है इसका अमाउंट, राइट। अब आप देख सकते हो जो ओवरी में क्या क्या चेंजेस हुई है, देखो 2 बार जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार एस्ट्रोजन इस टाइम पे पीक पे पहुंचा है, और एक बार यहाँ पे, ठीक है ना। एस्ट्रोजन 2 बार पीक पे पहुंच रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन केवल एक ही बार पीक पे पहुंचता है, ओवरियन हार्मोन्स में जो इवेंट है। फिर आगे जाकर के नेक्स्ट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है ना। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही, इसका मतलब प्रेगनेंसी हो गया। अगर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई, और कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपको पैराग्राफ भी समझ में आ गए होंगे, ये तो मैं आपको कल समझा दूंगा, ब्लास्टोमियर वगैरह तो बनना। तो बताइए भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया लेक्चर लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लेक्चर को एक बार अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा कैसा क्या है, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में, जहां पे हम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। तो आइए हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।